नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फसल बीमा पर किसानों को मिली बड़ी राहत, 540 करोड़ का होगा भुगतान। तमिलनाडु के रहने वालों के लिए अच्छी खबर, कृषि विभाग में निकली कई पदों पर भर्ती। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा कदम, 150 कृषि लोन एप्लीकेशंस के लिए लोन को मिली मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, 5 लाख तक की आय पर कोई नया टैक्स नहीं। बिहार में यूरिया की भयंकर किल्लत, 260 रुपए वाली खाद की बोरी को 400 रुपए में खरीद रहे किसान। ऊर्जा मंत्री पेदिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी की बड़ी घोषणा, आंध्र प्रदेश करेगा 7000 मेगावाट की खरीद। हरियाणा के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से 25 पैक हाउस बनाने का लक्ष्य तैयार। पंजाब सरकार ने नई कृषि नीति तैयार करने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी का किया गठन। गुजरात में 33 साल की महिला ने खास तरीके से शुरू किया दूध का बिजनेस, 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है कमाई। अशोक लेलैंड का बड़ा कदम, श्रीलंका परिवहन बोर्ड को 500 बसों की करेगी आपूर्ति। तेलंगाना की सीएम केसीआर का बड़ा ऐलान, देश भर के किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई के लिए मिलेगा 90% अनुदान। मध्य प्रदेश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, गाय भैंस पालने के लिए मिलेगा 10 लाख रुपए का लोन। देश का पहला मिलेट्स कैफे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया लोकार्पण। बागेश्वर में कृषि विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के तहत कार्यालय का किया आयोजन। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। भारत सरकार ने देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दरअसल खरीफ सीजन 2021 में फसल नुकसान के दावों का कम भुगतान पाने वाले बाड़मेर के किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा अब कहीं जाकर भुगतान पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इस संदर्भ में एक योजना भी तैयार की है, जिसके तहत इस कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये स्कीम महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्लेम की नीति के तहत तैयार की गई है। वहीं इसी नीति के तहत ही किसानों की फसल में हुए नुकसान का कम से कम 1000 रुपए तक का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार राजस्थान के बाड़मेर जिले के पात्र किसानों को उनकी फसल बीमा की उचित राशि देने जा रही है। साथ ही यह भी बताया कि सरकार जहां पहले 311 करोड़ रुपए फसल बीमा को ही भुगतान करने जा रही थी, लेकिन अब 540 करोड़ रुपए का फसल बीमा दावों का क्लेम पास करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में 11 जनवरी को कृषि मंत्रालय ने एक हाई लेवल की मीटिंग भी बैठाई और फसल नुकसान की क्लेम की रकम को बढ़ाकर 540 करोड़ रुपए कर दिया गया। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर कृषि विभाग के कई पदों पर आवेदन मांगे थे, जिसके तहत आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। आवेदन करने से पहले आवेदनकर्ता को ये जानना बेहद जरूरी था कि इन पदों पर आवेदन करने वाले के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 37 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो वहीं SC/ST उम्मीदवारों के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं थी, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए अधिकतम उम्र 50 साल और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई थी। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में MSSC या फिर BSc की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विषय में कुछ साल का अनुभव होना भी अनिवार्य है। आज के आधुनिक दौर में तकनीकों और मशीनों के इस्तेमाल से लगभग हर काम मिनटों में हो जाता है और यही वजह है कि अब खेतों में भी मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग हर तरह के कृषि कार्यों के लिए मशीनें और तकनीकें इजाद की जा रही है और इसी बीच छिड़काव और फसल की निगरानी के लिए कृषि ड्रोन के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 31 मार्च 2023 तक तकरीबन 5000 ड्रोन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है और इसी कड़ी में लोन देने का काम भी शुरू किया गया है। किसान पुष्कर स्कीम के तहत यूनियन बैंक ने करीब 150 ड्रोन एप्लीकेशंस के लिए लोन को अप्रूव कर दिया है। ये ड्रोन अब खेती में उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव को आसान बनाएंगे। साथ ही किसानों को भी तकनीकों से जोड़ने और आधुनिक खेती में मदद करेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ गरुड़ एरोस्पेस की आपसी साझेदारी को लेकर इस स्टार्टअप के फाउंडर और CEO अग्निश्वर जयप्रकाश बताते हैं कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 कृषि ड्रोन को हरी झंडी दिखाई थी। इस लक्ष्य पर काम करते हुए हम काफी आगे आए हैं और अब अगले 6 महीने में 100 देशों को 10,000 ड्रोन का एक्सपोर्ट करने का भी हमारा लक्ष्य है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मदद से अब देश भर के अलग अलग हिस्सों में किसानों को ड्रोन तकनीक से जोड़ने में आसानी हो। वहीं गरुड़ एरोस्पेस ने भी 1 लाख युवाओं और किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश होने में कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इवेंट पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और उनका दर्द समझ सकती है। सरकार की ओर से अब तक 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले लोगों पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये इवेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका पांचजन्य द्वारा आयोजित किया गया था।
इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान करने के लिए स्मार्ट शहरों का निर्माण और मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने जैसे कई उपाय किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020 के बजट से सरकार लगातार अपने पूंजीगत खर्च को बढ़ा रही है और चालू वित्त वर्ष में ये 35% बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकारी बैंकों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए एनपीए कम करने के लिए भी कई बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। बिहार के किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। समय समय पर खाद की उपलब्धता न होने की वजह से उन्हें फसल की उपज कम होने का भय सता रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी पर्याप्त मात्रा में खाद की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के दावे के बावजूद भी राज्य में किसानों को यूरिया की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कृषि सचिव एन सर्वाना कुमार के अनुसार बिहार को हाल ही में खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित यूरिया की तुलना में 32% कम यूरिया प्राप्त हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य को जनवरी महीने के लिए आवंटित 10,30,000 मीट्रिक टन यूरिया में से लगभग 7,105 मीट्रिक टन ही प्राप्त हुआ है। कृषि को एक लाभदायक गतिविधि बनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए अगले 25 सालों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने डॉक्टर YSR नौखंडे की मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू कर दिए हैं। उपायों में कृषि को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए एक स्थायी और मजबूत प्रणाली का विकास शामिल है। तो ये राज्य के ऊर्जा मंत्री पद्मरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने बिजली अधिकारियों के साथ राज्य में सामान्य बिजली आपूर्ति की स्थिति, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की टेलीफोन पर समीक्षा की। मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता का आश्वासन दिया और ये सुनिश्चित किया कि कृषि को सबसे मूल्यवान गतिविधि बनाने में मदद करेगी। साथ ही उन्होंने आगे यह कहा कि इससे आंध्र प्रदेश में भी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके अलावा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिलेगी। तो वही सभी क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में काफी ये सहायक साबित होगा। फल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की फल और सब्जी को सुरक्षित रखने और उसे बेहतरीन तरीके से पैक करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 25 पैक हाउस बनाने का लक्ष्य पलवल में रखा गया है, जिनमें से 12 पैक हाउस बनाकर तैयार हो चुके हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से इस हाउस को बनाने के लिए 165,000 का अनुदान दिया जा रहा है। इस पैक हाउस में किसान अपनी फल और सब्जी खेत से निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छे से उनकी पैकिंग करने को भी उनको मंडी तक पहुंचाया जा सकता है। किसानों को इनकम का भी फायदा हो रहा है। किसानों की माने तो इससे पहले खेत से फल और सब्जी को निकालकर सीधे मंडी में पहुंचाने की जल्दी रहती थी, लेकिन अब पैक हाउस के बन जाने से वे निश्चित होकर अच्छे से काम कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने नई कृषि नीति तैयार करने के लिए 11 सदस्यों की कमेटियों का गठन किया है और इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये जानकारी खुद पंजाब भवन में पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दी है। नई कृषि नीति 21 मार्च तक तैयार कर ली जाएगी। 11 सदस्यीय कमेटी में सचिव कृषि राहुल तिवारी को मेंबर, चेयरमैन पंजाब राज्य किसान और कृषि कार्मिक आयोग डॉक्टर सुखपाल सिंह को कन्वीनर और वाइस चांसलर PAU लुधियाना डॉक्टर SS गोसल, वाइस चांसलर गुरु अंगद देव, वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, अर्थशास्त्री डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल, पूर्व वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला डॉक्टर BS घुमड़, पूर्व डायरेक्टर बागवानी पंजाब डॉक्टर कुलकुल सिंह, सलाहकार पंजाब जल नियंत्रण और विकास अथॉरिटी राजेश वशिष्ठ, पूर्व डायरेक्टर कृषि पंजाब डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू, प्रधान PAU किसान क्लब अमरिंदर सिंह और चेयरमैन पंसिंड महेंद्र सिंह सिद्धू को भी बतौर मेंबर शामिल किया गया। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की बड़ी आबादी खेती में जुटी हुई है और खेती करने वाले किसान भी पशु पालते हैं। वहीं काफी संख्या में लोग ऐसे भी होते हैं जो किसान तो नहीं होते लेकिन दुग्ध पालन के कारोबार से जुड़े हुए होते हैं। दुग्ध पालन सही ढंग से किया जाए तो ये बेहद मुनाफे का सौदा होता है। दुग्ध पालन में देश में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी कमाल कर रही हैं। आमदनी ही लाखों करोड़ रुपए में है। आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गुजरात की 63 साल की महिला नवलबेन दल सिंह चौधरी ने मिल्क बिजनेस में ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। महिला ने एक साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। नवलबेन गुजरात के बलसनकाट की नगरानाव की रहने वाली है। नवलबेन के सामने डेयरी चलाना एक चुनौती था। जानकारी के अनुसार पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया और साल 2020 से लेकर 21 में उन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। भारी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता अशोक लीलैंड को श्रीलंका परिवहन बोर्ड से 500 बसों की आपूर्ति का ठेका मिला है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि SLTV से मिले ठेके के तहत उसने पड़ोसी देश में 75 बसों की आपूर्ति कर दी। ये ठेका भारत सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत भारतीय निर्यात आयोग बैंक द्वारा दी गई ऋण सहायता का एक हिस्सा है।
अशोक लेलैंड के अध्यक्ष अमरदीप सिंह ने कहा कि इस समय कुल 5000 से अधिक अशोक लेलैंड बसें श्रीलंका परिवहन बोर्ड के पास है, तो वहीं नई 32 सीटों वाली बसों को ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अशोक लेलैंड बस और ट्रक श्रीलंका में ही बनते हैं। आपको बता दें कि उन्हें ब्रांड लंका अशोक लेलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने खम्मम में आयोजित विशाल रैली को संबोधित करते हुए देश की जनता को आग्रह किया कि हमें धार्मिक उन्माद से बचना होगा। देश भर में सभी सेक्युलर ताकतों को मिलाकर बीजेपी को सत्ता से हटाना होगा। बीआरएस के सत्ता में आने पर देश भर के किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी, प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल सुविधा दी जाएगी और इसके बाद से रायत बंधु योजना भी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की फ्री सहायता राशि भी दी जाएगी। किसानों को उन कृषि तकनीकों से जोड़ा जा रहा है जो पैसा, पानी और श्रम को बचाकर सही फसल उत्पादन दे सके। ड्रिप इरिगेशन तकनीक की पहचान भी ऐसे ही कृषि तकनीकों के तौर पर की गई है। पानी की किल्लत वाले इलाकों में तो टपक सिंचाई को वरदान के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब के किसानों के बीच ड्रिप इरिगेशन लोकप्रिय हो रहा है। तो वहीं कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि गन्ना की फसल को गलन से बचाने और सही उत्पादन हासिल करने में भी ड्रिप इरिगेशन का अहम रोल है। इसलिए राज्य सरकारें किसानों को अनुदानित दरों पर इसे उपलब्ध करवा रही है। और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी 7 निश्चय और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ लेने के लिए सभी श्रेणी के किसानों के आवेदन मांगे हैं। यदि आप भी बिहार के किसान हैं और गन्ना खेती के लिए ड्रिप सिंचाई सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो बिहार उद्यान निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर PMKSY लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। दूध को प्रोटीन और कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स मानते हैं। देश विदेश में दूध और इससे बने उत्पादों की मांग बढ़ती ही जा रही है और इसी का नतीजा है कि अब गांव-गांव में डेयरी फार्म खुलते जा रहे हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्लों को पशुओं की बेड़े में शामिल किया जा रहा है। किसानों की दिलचस्पी इसीलिए भी इस काम में बढ़ रही है क्योंकि पशुपालन डेयरी फार्मिंग से अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। खेती के लिए खाद का इंतजाम भी हो जाता है। अब सरकार भी किसानों को इस काम में आर्थिक और तकनीकी सहयोग दे रही है। अब राज्य सरकार भी अपने लेवल पर किसानों को पशुपालन और डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार भी आगे आई है। राज्य सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों पशुपालकों को 10 लाख रुपए का लोन देने की नई स्कीम लॉन्च की है। इसका लाभ लेना भी बेहद आसान है। कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश राज्य सहकारिता डेयरी फेडरेशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है जिसका मकसद है राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के किसानों और पशुपालकों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी किसी गारंटी के बिना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में बाजरा कैफे का विधिवत उद्घाटन किया। इस बाजरा कैफे के द्वारा अब स्वाद प्रेमी लजीज व्यंजनों के साथ साथ छोटे अनाज वाली फसलों से बने अन्य उत्पादों का लुत्फ उठा सकेंगे जो यहाँ खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। व्यावसायिक परिसर में शुरू हुए इस मिलेट कैफे में कोदो, कुटकी, रागी सहित अन्य छोटे अनाज वाली फसलों जैसे कि इडली, डोसा, पोहा, उपमा, भजिया, खीर, हलवा, माल्ट, कुकीज बनाए गए। इसके साथ ही इस कैफे में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन खुरमी, अरसा, चकोली, सेवई, पेड़िया भी आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे। तो वही ये बाजरा कैफे छोटी अनाज वाली फसलों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ये कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित देश का पहला बाजरा कैफे होगा। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर इस बाजरे के कैफे का संचालन करेगा जिसमें विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार छोटे छोटे अनाज के व्यंजन परोसेंगे। बागेश्वर में कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद प्रवर्ती कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र काफली गेल बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कमल कुमार पांडे ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मोटे अनाज की पोषण महत्वता को देखते हुए साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पी सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर MS जोशी ने यह भी कहा कि मुदवा, मदिरा, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को जागरूक होना चाहिए। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई और आपके ऑप्शन है नंबर 1 मछली, नंबर 2 फल, नंबर 3 सब्जियां और नंबर 4 तिलहन। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।